गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने पोरफायरिन रिंग क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और जो अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है वो जैव अकार्बनिक रसायन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन की संरचना कैसी होती है उसके बारे में। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रक्त का लाल वर्णक होता है, रेड पिगमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है और ये सामान्यतः आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। जो हीमोग्लोबिन है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 65,000 होता है और हीमोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो फेफड़ों से लंग से ऑक्सीजन अणु को अवशोषित करना और रक्त के साथ शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना होता है। मानव शरीर में लगभग 4 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है, जिसमें से 70% हीमोग्लोबिन के रूप में और शेष जो आयरन होता है वो फेरिटिन के रूप में संचित रहता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक हीम पार्ट होता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है, एप्रोटीन वाला भाग होता है, और एक ग्लोबिन पार्ट होता है जो कि प्रोटीन पार्ट होता है। जो हीम पार्ट है उसमें 4 आयरन युक्त पोरफायरिन रिंग होती हैं। इसी तरह से जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन पाई जाती है, पेप्टाइड चेन देखने को मिलती है। इस पेप्टाइड चेन में दो सब यूनिट, 4 जो सब यूनिटें हैं वो है 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं जो कि इसके अंदर 141 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो बीटा यूनिट सब यूनिट होती हैं उसके अंदर 146 एमिनो एसिड होती हैं। तो जो 4 पेप्टाइड चेन होती हैं उसमें 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं और 2 बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। अब हम यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती हैं उसको बनाना सीखते हैं। ध्यान से देखना आप, यहाँ पर हम 4 नाइट्रोजन लगा देते हैं जो कि आपको पायरोल बनाने हैं और इसको इस तरह से 5 एलिमेंट वाली रिंग बना देनी है। इस तरह से बनाने के बाद कल हमने जो पोरफायरिन रिंग बनाई है सेम उसी तरह से इनको आपस में अल्फा कार्बन से इंटरलिंक करना है, जोड़ना है। ये हमने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर वापस सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये वापस डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से बनाने के बाद आपको क्या करना है कि ये नाइट्रोजन ग्रुप है, इसके जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन होगा, इसके जस्ट आगे वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर जो बीटा कार्बन है उनको नंबरिंग करते हैं। इसी तरह से इधर से देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर दो, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसको आपने 6 नंबर दिया, ये 7 और 8। अब आप क्या करो कि एक ट्रिक याद रखना आप, ताकि ये हीमोग्लोबिन वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद हो जाए। 1 3 5 और 8, यहाँ पर
आपको मेथिल समूह जोड़ देना है, CH3 वाला ग्रुप लगा देना है। तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। इसी तरह से 3 के यहाँ लगाना है, तो ये CH3 जोड़ दिया, और 5 की जगह लगाना है, यहाँ CH3 जोड़ दिया, और 1 कहाँ जोड़ना है, 8 की जगह, तो यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है 2 और 4 वाली जो पोजीशन है उसके पास में, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 वाला इथाइल ग्रुप लगा देना है। तो 2 और 4 पर आपको क्या करना है, ये वाला ग्रुप जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से ये चौथी वाली पोजीशन CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो छठी और सातवीं स्थिति है उसके ऊपर आपको प्रोपेनोइक एसिड को जोड़ना है, जो यहाँ पर है CH2 CH2 COOH होता है। ये प्रोपेनोइक एसिड होता है। इसको आपको कौन कौन सी स्थिति पर लगाना है, 6 और 7वीं स्थिति पर जोड़ देना है। तो ये छठी स्थिति CH2 COOH, और ये 7वीं स्थिति CH2 COOH। ठीक है। अब इसके बीच में आपको जो 4 फाइनल रिंग बनी है इसको हिम रिंग कहेंगे, और यहाँ पर आयरन को बिठाना है और इनको ये आपस में इंटरलिंक कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है। इस तरह से ये अपने पास 4 फाइनल रिंग हो जाएगी। अब ये जो आयरन है ये अभी जो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो Fe2+ वाली स्थिति होती है, और यहाँ पर एक इमिडाजोल और ग्रुप जोड़ना है, जो कि 5 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर एक इमिडाजोल, इसको देखो, यह नाइट्रोजन जोड़ो, फिर यह नाइट्रोजन, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती हैं वो इमिडाजोल की स्ट्रक्चर होती है। इसके जस्ट पास में आपको पेप्टाइड बॉन्ड बना देने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो हमने लाइन खींची है ये पेप्टाइड बॉन्ड को बता रही। इस तरह से ये जो हिम ग्रुप है उसकी हीमोग्लोबिन की ये पूरी पोरफायरिन रिंग बन जाती है, और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो पोरफायरिन रिंग है इसके अंदर जो आयरन होता है Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर हमने जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो बना रखी है, और यहाँ ये वाला ग्रुप आपको ये इमिडाजोल जोड़ना है, ये थोड़ा गलत हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रख लेना स्ट्रक्चर को। अब जैसे ये ऑक्सीजन का प्रिवेंट करेगा हीमोग्लोबिन, तो उस स्थिति में इसके ये पांचों पोरफाइन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये आयरन है, और जब इसके पास में कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता है तब जो ये आयरन होता है वो इस जो प्लेनर होता है उससे थोड़ा ऊपर उठा होता है। ये हमने ये उसको ऊपर उठा रखा, बाहर की तरफ आयरन होता है, और ये जो नाइट्रोजन से इमिडाजोल से जुड़ा हुआ होता है आयरन। और जैसे ही इसके साथ में ऑक्सीजन लिंक होगा और ये जो चारों जो प्लेन है इसके अंदर धस जाएगा ये आयरन। ओके, और ये इमिडाजोल है। अब यहाँ पर जो ये जो वैलेंसी होते हैं ना, यहाँ 5 जो छठी वाली स्थिति होती है वहाँ पर जो ऑक्सीजन आके जुड़ती है इस वाली स्थिति पर। ठीक है, और जैसे इसके ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ेगी उस स्थिति में ये जो आयरन होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है, और ये बैंड रूप में ऑक्सीजन इससे जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखो कि ये डीऑक्सी फॉर्म होगी, जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होगा तो उसे वीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। और इस स्थिति में जो इसका स्पिन होता है वो हाई स्पिन होता है, उच्च चक्रण संकुल होता है, और साथ में ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। इसकी जो उपसंयोजन संख्या होती है वो 5 होती है, और इस स्थिति में जो आयरन होता है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है
वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक, अब जब इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी उस स्थिति में इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो उपसंयोजन संख्या होगी वो 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये जो कंपाउंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी और ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो +2 होती है, यानी कि Fe2 जो प्लस आयन है वही ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। Fe3 जो आयन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब जब एक सहकारिता प्रभाव को आपको देखना है, जो सहकारिता प्रभाव क्या होता है। अभी हमने कहा है कि जो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो 4 पोरफायर रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन अणु को ले जाने में सक्षम होता है। उस स्थिति में जब एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और उसके बाद की जो K1 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उनकी रेट बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे ही एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो ये वाली स्थिति बनेगी। और इसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा ये जो ऑक्सीजन जुड़ेंगे वो रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, इनके इक्विलिब्रियम स्टेट में K1 सबसे कम है, जबकि ये 4 वाला K2 से ज़्यादा होगा, K3 और K4 ये इक्विलिब्रियम स्टेट बढ़ती जाएगी। यानी कि उस स्थिति में जो K4 वाली स्थिति होती है फर्स्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है, तो ये K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बताता है। अब यहाँ पर देखो कि सहकारिता प्रभाव क्या होता है, जो कोऑपरेटिवली इफेक्ट क्या होता है। एक इकाई के हिम समूह का ऑक्सीजन अणु से जुड़ने पर शेष 3 इकाइयों की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता, उसकी बॉन्डिंग की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। यही घटना सहकारिता कहलाती है। ठीक है, जैसे ही एक अणु जुड़ने की देरी है, जैसे एक अणु इससे हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का एक अणु हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, बाकी के जो 3 ऑक्सीजन है वो फटाफट से जुड़ जाएंगे और ये जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम सहकारिता प्रभाव कहेंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि बोर इफेक्ट क्या होता है, बोर प्रभाव क्या होता है। ऑक्सीजन जो CO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो रक्त का pH कम कर देती है, जिससे हीमोग्लोबिन और अधिक ऑक्सीजन मुक्त कर सकता है, जितनी आसानी से ऑक्सीजन को मुक्त कर पाएगा। और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन की बंधनकारी क्षमता पर pH के प्रभाव को ही हम क्या कहेंगे, बोर प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो ये अपनी जैसे ये पेशियाँ होती हैं और इन जो पेशियों के अंदर जो CO2 की मात्रा जब मेटाबॉलिज्म की उपपचयी क्रिया होगी तो उस स्थिति में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और शरीर में जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ेगी उस स्थिति में उसकी pH कम हो रहेगी और pH जैसे ही कम होती है तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को तुरंत रिमूव कर देगा और वहाँ पर ऊतकों को ऑक्सीजन मिल जाएगी और उस जैसे ही ऑक्सीजन हटेगी और इस आयरन से कौन जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ जाएगी और वो वापस अपने लंग्स को दे देगी। यहाँ पर देखो कि ये जो बोर इफेक्ट है उसको समझा रखा है। यहाँ पर ये लंग्स है और यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब को बता रही है, जबकि ये जो एक्सिस है ये ऑक्सीजन की संतृप्तता सैचुरेशन पॉइंट को बता रही है। यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जो कर्व बना रखा वो मायोग्लोबिन का है और नीचे वाला जो सिग्मोइड प्रकार का जो कर्व है वो हीमोग्लोबिन का। इसकी जो pH है वो 6.8 से 7.2 तक देखने को मिलती है और इसकी जो pH होती है 7.4 से 7.6 तक देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने एक pH को लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो हीमोग्लोबिन है और पेशियों के अंदर जब हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन आएगी तो इसका कर्व काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इस स्थिति में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, छोड़ देगा। ठीक, तो ये कर्व हम अपन को इस बात की जानकारी देता है और हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है सिग्मोइडल प्रकार का कर्व होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में देखा है जो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में मायोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।